कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो अपनी पूरी तबीयत से उछाल कर देखो यारों। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूरियोसिटी मंत्रा, जिस पर चल रही है संजीवनी सीरीज, जिसमें अब तक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक वीडियो के अंदर गॉस थ्योरम कंप्लीट करने वाले हैं। इस एक वीडियो के बाद गॉस थ्योरम में कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा और विश्वास कीजिए इसके बाद आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़े नहीं, बिल्कुल पढ़े, पर गॉस थ्योरम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम में ये दो टॉपिक, सबसे पहले तो एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल, हिंदी में देख ले, इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश और सॉलिड एंगल यानी घन कोण। पहले ये समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां यहीं से हैं। क्षेत्रफल सदिश और घन कोण क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश देखो भाई, पहले बड़े आराम से बातें समझो। कहानी ऐसी है कि आमतौर पर क्षेत्रफल यानी एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, है ना भाई। एरिया जो है, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये कोई वेक्टर क्वांटिटीज होती ही नहीं है, सदिश राशियां होती नहीं है। पर गॉस ने इस चैप्टर को समझाने के लिए, न केवल इसमें बल्कि बहुत सारी बातों को समझाने के लिए स्पेशली एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में समझाया। क्या है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर यानी किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। मतलब ये कोई सरफेस हो गया और इसके परपेंडिकुलर हमने ये कोई लाइन खींच दी तो ये एरिया वेक्टर हो गया। मतलब आप ऐसे बना रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इसका सरफेस नीचे है तो इसका एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा। तो जिस भी दिशा में आप बनाते हैं वो उसका एरिया वेक्टर होगा। इसको दिखाने के लिए एन कैप ए इसका फॉर्मूला हो सकता है ना। एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई? एरिया वेक्टर यानी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, एक लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, है ना। पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा, पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ये चैप्टर होगा नहीं। अब आ जाइए सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल, अच्छा यहां पे मैंने एक छोटा सा जो है डायग्राम बना के रखा है सॉलिड एंगल का कि आप सॉलिड एंगल कैसे देखते हो। एक चीज समझो, पहले एक बात समझो, आप जो है सॉलिड एंगल के पहले आप एंगल को कैसे देखते हो? एंगल को कैसे देखते हो? कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में दो लाइंस के बीच में, सर्कल हिंदी में वृत्त कहते हैं जैसे अपन, उन दो लाइंस के बीच में जो बनता है उसे आप कहते हो कोण, उसे आप कहते हो कोण। कब? ये जो सर्कल है ये कैसा सरफेस होता है भाई? ये सरफेस होता है 2D। ये कैसी बॉडी है? 2D बॉडी है ना, एक 2D बॉडी है, द्विविमीय ज्यामिति है। अच्छा, यहां जो मैं दिखा रहा हूं आप ये देख रहे हो, ये स्पेशली मैंने बनाया हुआ है। मतलब क्या देख रहे हो आप यहां, ये सर्कल नहीं है भाई, ये सर्कल नहीं है, ये है गोला, स्फीयर। क्या ये स्फीयर है, ठीक है भाई, ये एक स्फेरिकल बॉडी है। और स्फेरिकल बॉडी में जो सरफेस है, मान लो कोई बॉडी है, इमेजिन करो कोई एक बॉडी है, उसका एक सामने सरफेस है, उस सरफेस पर, उस पृष्ठ पर आप सेंटर से लाइन देख रहे हैं, उस पृष्ठ पर आप सेंटर से लाइन देख रहे हो। तो सेंटर से लाइन देखने पर मतलब मान लो ये सरफेस है, यहां से यहां तक ये सरफेस है, तो यहां जो हिस्सा बनेगा, यहां जो पार्ट बनता है उसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे एंगल होता है ना, एंगल काम करता है 2D बॉडी में, एंगल जो है 2 डायमेंशनल बॉडी यानी द्विमीय ज्यामिति में काम करता है, कोण द्विमीय ज्यामिति में काम करता है। सॉलिड एंगल काम करता है किसमें? त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D बॉडीज के अंदर हम इसको देखते हैं। किसी भी 3D बॉडी के अंदर, जैसे आप मान लो एक जो है घनाभ ले लो, क्यूबॉइड ले लो, है ना। मान लो मैं क्यूबॉइड लूं, एक हम क्यूबॉइड ले लें, इस क्यूबॉइड में कोई भी कॉर्नर अगर हम यहां पे ले लें
तो उस कॉर्नर को किसी एक सेंटर से जब आप देखोगे, है ना, तो यहां पर एक हिस्सा बनेगा, उस हिस्से को कहेंगे सॉलिड एंगल, है ना बेटा। सॉलिड एंगल कोई वैसी चीज नहीं है, बहुत मामूली बात है, आराम से समझ सकते हो। सॉलिड एंगल जैसे एंगल होता है वैसे सॉलिड एंगल होता है। क्या खासियत है सॉलिड एंगल की? अच्छा, यहां पे लिखा है ये ओमेगा है, इसको भी ओमेगा पढ़ते हैं, लेकिन ये भी ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड एंगल के लिए, है ना। एंगल क्या होता है बेटा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, एक बात सोचो, कोण का सब मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एंगल की? किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, समझ सकते हो? किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू या आपको निकालनी भी है तो कैसे निकालोगे? आर्क की मैक्सिमम वैल्यू ले लो। आर्क, कोण की मैक्सिमम वैल्यू, भाई एंगल की सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। और नीचे क्या कहते हैं? रेडियस। यानी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2π। एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 2π। जनरली समझना मेरी बात को ध्यान से, जनरली सामान्यतः जो सॉलिड एंगल होता है, सामान्यतः जो सॉलिड एंगल होता है, घन कोण होता है, उसको आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, ये फॉर्मूला है ना, ध्यान रख सकते हो। मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, वो नहीं जो वेक्टर के रूप में देखने वाला हूं, वो नहीं, जनरल फॉर्मूला हो गया एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और अगर सोचो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, अगर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो किसी भी एरिया, बेसिकली एंगल हो या सॉलिड एंगल, जैसे एंगल खासतौर पे सर्कल के लिए डिजाइंड है, वैसे ये स्फेयर के लिए बात करता है। तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई? 4πr²। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, क्या बचा? 4π। यही मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है। कौन भाई? ओमेगा। ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? 4π। कितनी होती है? 4π। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, और समझो। अब हम जाते हैं इस चैप्टर की कहानी पर, जैसे ये समझ लेना। अब आगे आते हैं, क्या कहानी है समझ ले ध्यान से। देखो देखो भाई, क्या करना है, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से क्या समझोगे आप, ये तो परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 3D बॉडी आपको डिजाइन करते, ऐसे ऐसे कोई भी 3D बॉडी आपको देती, और उस 3D बॉडी का कहीं सेंटर है, और मुझे लेना है यहां पर कोई पॉइंट, मैं उस पॉइंट को दिखा रहा हूं, ये ऐसे, मैं उस पॉइंट को ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। समझना ध्यान से, ध्यान समझना बेटा। ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस कैसे दिख रहा है आपको? इस तरीके से, तिरछा। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो ये बनेगा। क्या देखा आपने? सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी वो एरिया वेक्टर। तो अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो ये हो गई, यानी ये क्या हो गया? इसका एरिया वेक्टर। मान लो कि ये स्मॉल एरिया है, छोटा सा हिस्सा है, तो ये क्या हो गया? डीए वेक्टर, पूरे से पार्ट का छोटा सा एरिया। यहां बन रहा है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को अगर छोटा सा सॉलिड एंगल है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। और क्या कर सकते हैं भाई? और मान लो कि यहां पर कोई क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई जा रही है, एन कैप। क्या करना है थोड़ी देर में समझ जाओगे, पर यहां पे ध्यान दो, है ना। मान लो कोई क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एन कैप ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में बना एंगल थीटा। उस कंडीशन में जब आपके सामने दो वेक्टर हो तो उन दो वेक्टर को लेकर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई? तब हो जाता है डी ओमेगा डीए वेक्टर डॉट एन कैप बाय आर स्क्वायर। नहीं समझे? अरे वही तो है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। लेकिन क्या बात है सर, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एन कैप, ये क्या हो गया? डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर और एन कैप, है ना, डीए वेक्टर और एन कैप दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। डीए वेक्टर और एन कैप दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ओमेगा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो डीए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका? डी ओमेगा।
क्या हो गया भाई, डी ओमेगा, है ना। और आप और भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना बेटा। क्या करोगे सोचो, अच्छा सोचो डॉट क्यों आया, क्यों आया डॉट, बेटा डॉट वहां आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट वहां होता है जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। अब इनको ओपन कर दें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डी ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर की वैल्यू मान लो डी ए है, एन कैप क्या है भैया, एन कैप यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो डीए इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो क्या बना ये डीए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये बन गए आपके किसके, डी ओमेगा के फॉर्मूला। ठीक बेटा, तो क्या ध्यान रखना है, चार बातें याद रखो सॉलिड एंगल के लिए। पहला 3D बॉडी में बनेगा, दूसरी बात जनरल फॉर्मूला ओमेगा एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, तीसरी बात मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 4 पाई, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, तीसरी बात क्या ए जो है डी ओमेगा वेक्टर फॉर्म में डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बाय आर स्क्वायर, ओपन कर दोगे देन डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉलिड एंगल एरिया बाय रेडियस स्क्वायर या डी ए वेक्टर डॉट एन कैप बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होती है, यूनिट सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, क्या होती है भाई स्टेरेडियन। अच्छा एंगल की क्या होती है, रेडियन, जैसे एंगल की रेडियन होती है वैसे इसकी होती है स्टेरेडियन, ठीक बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया करो बीच बीच में, है ना, जो बात समझ में आए नोट कर लिया करो, है ना, और बार बार देखा करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा में समझ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा कहानी नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। चलो आगे चले, चले आगे, चलो शुरू करते हैं। ये सीरीज बढ़िया तरीके से देखो, धमाकेदार तरीके से समझने की कोशिश करो, विश्वास करो 10-20 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, कहोगे मजा आ गया सर, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, मजा अंदर से आता है भाई साहब, सिर्फ वीडियो देखकर नहीं आएगा या सिर्फ ये समझ कर नहीं आएगा, है ना, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब हम पेपर में लिख पा रहे हैं, है ना, आंसर्स दे पा रहे हैं, तब मजा आएगा, है ना बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी पर। हाँ अब आ जाओ भैया, अब हम पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले तो ये समझो फ्लक्स का मतलब क्या होता है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, है ना। फ्लक्स कहां देखते हो फ्लक्स, क्षेत्र रेखाएं अगर दिखती तो कैसे समझ पाती, मतलब आपको अब तक आपने इमेजिन की होगी, पर सोचो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती तो आप कैसे महसूस करते, जैसे शावर होता है, शावर में से पानी बाहर निकल रहा है लाइंस के फॉर्म में, धाराओं के रूप में, करंट फॉर्म में, है ना, तो वो जो लाइंस हैं जब तक वो सिंगल लाइन है तब आप उसे बोलते हो वाटर करंट, है ना, वाटर करंट मतलब पानी की धारा, लेकिन जब वो बहुत सारी धाराएं हों तो हम उसको कहते हैं फ्लक्स, ठीक है बेटा, तो हम उसको कहते हैं फ्लक्स। अगर बात इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से पास होती हैं तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होती हैं तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये यहां समझ नहीं आ रहा, मैं यहां समझा देता हूं, वो छोड़ दो आप, लेकिन मेन क्या है, किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से पास होने वाली, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है भाई? पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप 5b से। कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 5 सॉरी बी बोलो, गलती से, सॉरी बेटा, सॉरी, हो जाती है गलतियां, जानू यार, हो जाती है गलतियां। देखो 5e क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक बेटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है फ्लक्स। अब अगर एक छोटे से एरिया को डिस्कस करते हो, मान लो कि आप, ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हुई, इस सरफेस से बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके छोटे से हिस्से में डिस्कस करूं यही बात, तो फाई ई क्या हो जाएगा? फाई ई होगा क्लोज्ड इंटीग्रल। ये सिंबल तब आता है जब हम इसे सरफेस के क्लोज सरफेस को डिस्कस करें, है ना? तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना? अगर आप ओपन कर दो तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या एंगल किस किस के बीच देखना है? थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉट ए वेक्टर सरफेस से नहीं है एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। कैसे समझाएं? थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा देखो, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं। समझो 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 समझो, बड़े प्यार से समझो, सारी बातें समझो, मजे से समझो, बेच नहीं रहा हूं, रेडी लगा रहा हूं, जो समझ रहे हो। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं देखो समझो। सबसे पहले तो अगर मान लो कि ये कोई सरफेस है और लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये तिरछा बनाने का मतलब तिरछा नहीं होता बेटा, तिरछा बनाने का मतलब मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इधर है और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। अच्छा समझना मेरी बात को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, पृष्ठ के लंबवत है। जो ई वेक्टर है वो पृष्ठ के लंबवत है ना, यानी क्या कह सकते हो? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे वो देखना ही नहीं है, मुझे देखना ये है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल क्या है। मुझे क्या देखना है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल क्या है? क्या दिख रहा? 0 डिग्री। क्या दिख रहा? 0 डिग्री। अगर मैं ई वेक्टर और ए वेक्टर को डिस्कस करूंगा, भैया दोनों पैरेलल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन थीटा विल बी 0 डिग्री नॉट 90। जबकि यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, लेकिन है नहीं, समझे? सरफेस के परपेंडिकुलर है पर एंगल सरफेस से देखना ही नहीं है, एंगल देखना है एरिया वेक्टर से। तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यानी जो फ्लक्स हो गया वो कैसा हो गया? मैक्सिमम। कितना हो गया? ई इंटू ए, दैट इज द आंसर। आंसर बोल दो, मतलब ये आपका रिजल्ट है ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा? मैक्सिमम फ्लक्स कब पास होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर एरिया वेक्टर के पैरेलल हो। एक ही बात है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो या फिर एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, तो हमें फ्लक्स कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। तो सर मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम कब मिलेगा? कोई बात नहीं, देखो कब मिलेगा मिनिमम। मान लो ये सरफेस
ऐसे रख लो, सभी थोड़ी वैसे रखे हमेशा, ऐसे रख लो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होती है, यानी ई वेक्टर इज पैरेलल टू दी सरफेस, पृष्ठ के समांतर, ठीक है, पृष्ठ के ई वेक्टर पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है। और समांतर होने का मतलब सर ई वेक्टर पैरेलल है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए वेक्टर। क्या चाहिए? ए वेक्टर। ई वेक्टर के साथ हम ए वेक्टर को देखेंगे, ए वेक्टर देखें तो भैया 90 डिग्री एंगल बन गया, मतलब हम क्या कहेंगे, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी ए वेक्टर, यानी ई वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत है और परपेंडिकुलर है, देन थीटा विल बी 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 हो गया तो फाई कितना हो गया बेटा, ई ए cos 90 एंड cos 90 इज 0, फ्लक्स विल बी 0। फ्लक्स क्या होगा? 0। समझ रहे हो? फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? समझते जाओ, है ना? जरूरत हो तो 2x लगा लो, पर पूरा देखो, खत्म नहीं करना, रुकना नहीं बीच में, समझे? वरना अधूरी बातें दिमाग में जाएंगी और फिर कहोगे सर ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं है। बदनाम नहीं करना भाई, समझ में आया तो बदनामी का काम नहीं, समझ में आएगा और क्यों नहीं आएगा, ढंग से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और पढ़ना क्या है, मस्ती करनी है, सीधी सी बात है। चलो देखो, तो ये दो बातें समझ में आई। कहला, जब भैया फ्लक्स मैक्सिमम कब है? फ्लक्स मैक्सिमम तब है जब सरफेस के परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइन, या फिर एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। फिर 0 कब है? जब सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सॉरी, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है भैया? हाँ, नेगेटिव भी होता है। सर क्या फ्लक्स नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है। फाई की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। फाई नेगेटिव कब हो जाता है? जब फाई 180 डिग्री हो। 180 डिग्री कैसे हो सकता है सर? सर ऐसे हो सकता है 180 डिग्री। मान लो एरिया वेक्टर इधर हो जाए और मान लो ई वेक्टर इधर हो जाए, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और जब एंगल 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? cos 180। cos 180 मतलब माइनस ई ए, देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो बेटा एक बात जो आपने यहां से क्या सीखा, आपने सीखा कि फाई की जो वैल्यू है मे बी 0 हो सकती है, मैक्सिमम यानी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है? 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है? तो फाई 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये बातें ध्यान रखो, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मुलेट अगर हम करें, फॉर्मूला वाइज अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो फॉर्मूला वाइज क्या है? फॉर्मूला वाइज है कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या अगर कोई स्मॉल सरफेस है तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो थ्योरी है ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है, तुम दिमाग लगाओ, पूरा समझो, है ना? एक्स्ट्रा समझा रहा हूं ना, इस पे ध्यान दो ना। क्यों देख रहे हो तुम, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो फालतू में? मत लगाओ इन पे दिमाग, ये इधर देखते रहोगे तो यहाँ क्या समझोगे? यहाँ समझो। समझ में आ गई बात? छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना जल्दी करो। हो गया? चले। चले आगे। अब आगे आ गए भाई, अब आए मेन चीज पे। मतलब अभी तक तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे थे, क्या क्या पढ़ा? पहला एरिया वेक्टर, दूसरा सॉलिड एंगल, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, घनकोण, और तीसरा वैद्युत फ्लक्स। जो है तीन चीज, सॉरी गलत बना रहा था, है ये तीन चीज बाद ही जो है गॉस थ्योरम समझ पाओगे आप, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है कि कहीं से भी किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब अगर वो किसी सरफेस से पास नहीं हो रही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो भी सकती हैं
लेकिन हम उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलते क्योंकि सरफेस की कहानी है। पर गॉस भाई साहब, गॉस भाई साहब, है ना, गॉस नाम था गॉस। ठीक है भैया, हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में कहते हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस भाई साहब, इन्होंने कहा कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना किसी चीज को, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना किसी चीज को, अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, मतलब इन्होंने कहा किसी क्लोज सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिखते हो, वो क्या होता है, वो उस सरफेस से एनक्लोज्ड, उस पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब अंतर, है ना, उस पृष्ठ के परिबद्ध भीतर, अंदर, परिबद्ध मतलब अंदर, एनक्लोज्ड अंदर, जो चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब इन्हें नया क्या कर दिया, इनने ये कहा कि भाई तुम लंबा लंबा काम कर रहे, तुम ई वेक्टर निकालने की बात कर रहे हो, डी वेक्टर निकालने की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मालूम है कि चार्ज कौन है, अगर तुम्हें मालूम है कि बंदा कौन है, उस बंदे को घेरो और घेर के पीटो, नहीं पीटना नहीं, समझो, कोई अगर तुम्हें मालूम है कि बंदा कौन है, मतलब व्यक्ति कौन है, चार्ज कौन है, तो उस चार्ज को पहले चारों तरफ से कवर कर दो, घेर दो, है ना, घेर दो, तो क्या बन गया, बन गया क्लोज सरफेस, बन गया क्या, क्लोज सरफेस। अब उतने एरिया से, उतने सरफेस से, और ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि इनके जो सरफेसेस हैं वो 3D हैं, 2D नहीं है। 2D मतलब सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, 3D है। कैसे 3D सर? 3D मतलब स्फेयर हो सकता है, गोला हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना 3D सरफेसेस है, तो उसको कवर कर दिया हर तरफ से, निकलने नहीं दे रहा कहीं से, हर तरफ से कवर कर दिया। कवर करने के बाद अंदर बचा चार्ज, उस चार्ज में 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, खत्म। और ε0 की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो बस फ्लक्स निकल के आ जाएगा। और यही गॉस ने कहा था, क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। और फाई अपन ने क्या पढ़ रखा, E वेक्टर डॉट डी वेक्टर का क्लोज्ड इंटीग्रल, जो कि इक्वल हो गया कितना, Q/ε0 की। ये है सिंपल सी गॉस थ्योरम, ये है सिंपल सी गॉस थ्योरम। प्रूफ करें, करना है, चलो करा देता हूं, करा देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे भाई, समझो, बहुत सिंपल है, डरने का नहीं है, बिल्कुल डरना तो है ही नहीं, डरना तो है नहीं, और रटना भी नहीं है, ना डरना है ना रटना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। हमने मान लिया कोई चार्ज है, अच्छा तुम लोग वैसे समझो जैसे तुम समझ सकते हो। मान लो तुम्हें पता चला कि कहीं कोई चार्ज है, कहीं कोई चार्ज है, तुमने बनाई बाउंड्री, तुमने कहा भाई साहब तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुमने उसको कवर कर दिया, क्या कर दिया, कवर कर दिया। कवर करने के बाद कोई एक सरफेस पर यहां था, कोई एक सरफेस पर यहां था, वहां एक आदमी तुमने अपना खड़ा कर दिया। अब सरफेस है ये अंदर मत समझ लेना, ये मैंने जो डायग्राम बनाया ना, ये सरफेस है, ये पृष्ठ है, जैसे बॉल समझ लो और बॉल के ऊपर हाथ रख रहे हो वैसा, है ना, ये सरफेस है। और इस चार्ज ने इस पर जो डायरेक्शन बनाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इधर बनाई होगी, ई वेक्टर, समझ रहे हो। और तुमको क्या देखना है, तुम्हें इसे कवर करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कैसे करोगे, ये ई वेक्टर हो गया, और ये जो सरफेस है यहां, इसका एरिया वेक्टर छोटा सा हिस्सा है ना, डी वेक्टर, ये रहा, ये इसका रहा डी वेक्टर। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू स्मॉल सरफेस, है ना, स्मॉल सरफेस, है ना, लघु पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बहुत आसान है यार, है ना, लघु पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू स्मॉल सरफेस, कितना होगा, जल्दी देखो कितना होगा भाई,
तो छोटे सा सर छोटा एरिया है, छोटा फ्लक्स ले लो, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, छोटा सा हो गया, कोई बात नहीं सर। सर और क्या कर सकते हैं सर, डी फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्यों लगा रहे हो जब खोल दिया तो नहीं, ठीक है ना, ई डी ए कॉस थीटा। अब ये क्या है सर, सर पॉइंट चार्ज, क्या है सर, पॉइंट चार्ज। और सर आपने कल मतलब पुरानी वीडियो में पढ़ाया था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नहीं देखी, जाओ वहां जाके देखो कि वो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, है ना। डायरेक्ट इस वीडियो पे आने से पहले उस वीडियो को भी देखो, वो समझो पूरा, फिर उसके बाद इस पर आओ, है ना, क्योंकि मजा आएगा भाई, एक के बाद एक देखोगे, अब बीच में से देखोगे फिर कहोगे सर समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है ना। तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ी अपन ने, 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, q बाय आर स्क्वायर, डी फाई ई कितना हो गया भाई, कितना हो गया सर, देखो क्या हो गया, 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। सर थोड़ी इज्जत दे दो इसको, पक्का, तुम बोल रहे हो तो दे देते हैं। q/4πε0 को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेता हूं इसको, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सर ये क्या है, क्या है ये, अरे अभी तो बताया था, क्या है ये, यही तो है सर, क्या, सॉलिड एंगल, यही तो है सॉलिड एंगल, डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो लिख दो ना, तो डी फाई ई क्या हो जाएगा, q/4πε0 क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा की पूरी वैल्यू लेनी है, और डी ओमेगा की पूरी वैल्यू कितनी होती है, डी ओमेगा की पूरी वैल्यू होती है 4 पाई, कितनी होती है 4 पाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं बार बार, अगर मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं तो मुझे यहां पे भी इंटीग्रेशन लगाना चाहिए, और अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन लगा रहा हूं तो ये फाई हो गया ना, है ना, ये फाई हो गया, ये फाई हो गया बेटा, ठीक है, तो फाई हो गया ये, तो फाई कितना हो गया बेटा, q/4πε0 इंटू 4 पाई, 4 पाई टूट गई सर, 4 पाई टूट गई तो बचा कितना, q/ε0। सर क्या है ये, गॉस थ्योरम, क्या है ये, गॉस थ्योरम, प्रूफ हो गया, है ना। ये प्रूविंग बेटा पेपर में बहुत आती है, आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, अदर किसी बोर्ड से हो, ये प्रूविंग तो आती ही आती है पेपर में, तो बहुत ध्यान से कायदे से सीख लेना, और इतने प्यार से यार कोई नहीं समझाएगा तुम्हें, है ना, एक एक बात, इतनी सिंपल सी बात, इसलिए ढंग से वीडियो देखो, समझो वीडियो, मैं बार बार वीडियो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मैं कहूंगा लेक्चर देखो, है ना, बड़ा मजा आएगा, एक एक बात समझोगे आप बहुत बारीकी से कि चीजें कहां से कहां गई हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, हो गया, चले आगे, चलो चलते आगे, है ना। मैं आपको पहले सारी बातें समझाऊंगा और फिर हम करेंगे इसका रिवीजन, किस तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। ये तो देखो, वैसे तो ये रिवीजन लेक्चर्स ही हैं, लेकिन इस रिवीजन लेक्चर में आपको पूरी बात समझाई जा रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद मैंने ले रखे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, और हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले बस एक बार कंप्लीट कर लें, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ, है ना। और मैं कहता हूं भाई नहीं देख पा रहे, तुम्हारे पास नहीं है टाइम बिल्कुल स्लो देखने का, तो 1.5 में लगा के देख लो, 2x में लगा के देख लो, पर देखते जाओ, और नोट्स जरूर बनाते जाना, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, बिना कॉपी पेन के नहीं। चलो देखो भैया क्या हो गया, एक ये जो फॉर्मूला आप देख रहे थे आप देख रहे थे फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर गॉस थ्योरम से q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये जो q होता है ना बेटा, ये q टोटल चार्ज होता है, टोटल एनक्लोज चार्ज, है ना। कैसे सर, सर ऐसे मान लो मैंने कोई सरफेस बना दिया, है ना, मैंने कोई सरफेस बना दिया और मैंने यहां लिख दिया q1, यहां लिख दिया q2, यहां लिख दिया माइनस q3, यहां लिख दिया प्लस q4, यहां लिख दिया माइनस q5, ये मैंने लिख दिया। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं टोटल फ्लक्स निकालो। तो भाई हम टोटल फ्लक्स केवल कितना निकाल पाएंगे, वो जो सरफेस के अंदर है, हम वही चार्जेस इंक्लूड करेंगे जो सरफेस के अंदर है, q1 प्लस q2 माइनस q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, बस खत्म बात। अच्छा सर फ्लक्स की तो यूनिट ही नहीं बताई, कोई बात नहीं बेटा, अभी बता देते हैं।
फ्लक्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होती है? कौन सा फ्लक्स? ध्यान रखना हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर रहे हैं, नहीं तुम फ्लक्स का मतलब कुछ भी निकाल लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो कैसे निकलता है? फाई का फॉर्मूला होता है ई ए या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट पढ़ा रखी है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम। इसमें तुम मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मीटर से मीटर खत्म हो गया तो ये हो गया वोल्ट मीटर और ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक बेटा, तो दो यूनिट हो गई, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आंसर में हमेशा यूनिट जरूर लिखा करो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? गॉस थ्योरम, बस यही गॉस थ्योरम है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। देखो मैं नहीं जानता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक बार ध्यान से ये वीडियो देखोगे तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपको बेसिक नॉलेज है ना, तो आपको एक एक बात बड़े बारीकी से समझ में आएगी, क्योंकि एकदम छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश में कर रहा हूं, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें तो रह ही जाती हैं, फिजिक्स है भाई। चलो भाई, अब सवालों के साथ शुरू करते हैं, है ना, क्वेश्चंस के साथ बीच बीच में। चलो देखो, पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? क्या सरफेस के शेप पर डिपेंड करता है? क्या साइज पर डिपेंड करता है? क्या यहां क्या लिखा है? बंद सतह। एक बात ध्यान रखना बेटा, सरफेस नहीं होता, अगर ये क्लोज सरफेस नहीं होता तो हम एरिया वेक्टर डिस्कस करते, और जब बात एरिया की आती है तो साइज देखना पड़ता। लेकिन हम वहां पे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं, क्लोज सरफेस बोल दिया तो वो किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सतह के भीतर स्थित आवेश पर। किस पर डिपेंड करेगा? सतह के भीतर स्थित आवेश पर, और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम, अधिकतम, है ना, विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश A के बीच, ए नहीं बेटा, ये A वेक्टर है, ये E वेक्टर है ना, ये E वेक्टर है, ये A वेक्टर है। ठीक है, मुझे पता है हल्का सा आज क्या हो गया कि ये थोड़ा सा ब्लर प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, पर आपको मैं तो हूं ना बोलने के लिए। E वेक्टर और A वेक्टर के कितना एंगल होगा? अभी तो बताया था कितना एंगल होना चाहिए। E वेक्टर और A वेक्टर, सरफेस क्या कहानी बताई थी? मैक्सिमम कब होता है? जब सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल, और पैरेलल मतलब 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो आंसर तो तुम्हारा 0 डिग्री हो गया, लेकिन 0 कब होगा? जब सरफेस के पैरेलल हो और मतलब पृष्ठ के समांतर हो और एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वहां पे फ्लक्स 0 होता है। ये 0 नहीं, ये मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहा है। चलो, ऐसा यूनिट अभी तो बताइए क्या सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो, ये देखो बोर्ड साफ करना पड़ता है, बिकॉज आप देख रहे हो वो प्रोजेक्टर पर चल रही है ना। तो न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड का 2 मीटर स्क्वायर एरिया से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान देना, बड़ा प्यारा सवाल है। फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन पर कूलम। मैं लिखकर करवाता हूँ क्वेश्चन। हमें ई वेक्टर की वैल्यू दी है 500 न्यूटन पर कूलम, ये हमें ई वेक्टर दिया हुआ है। और क्या दिया है सर? 2 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। ई वेक्टर नहीं बेटा, अभी ई वेक्टर पे डिस्कस करेंगे। ये 2 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है? ध्यान दें, सतह से 60 डिग्री का एंगल। एंगल कहां है? प्लेन सरफेस से 60 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ प्लेन सरफेस। तो बेटा समझ लो ध्यान से, समझ लो ध्यान से, ये है प्लेन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बना रही है। पर मुझे एक बात, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या हमें ये एंगल चाहिए? नहीं, हमें कौन सा एंगल चाहिए? जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी एरिया वेक्टर के साथ। तो वो एंगल कितना होगा? अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो थीटा कितना यूज करना है? 30 डिग्री। अब आप इजीली फाई निकाल लो, क्या हो गया? ई ए cos 30, है ना। ई कितना? 500, ये 2,
cos 30 √3/2, cos 30 √3/2 होता ना, हाँ सही है, 2 से 2 कैंसिल, 500 √3 वोल्ट मीटर इज योर आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम, point charge 5 microcoulomb is placed at the center of a spherical surface, calculate the electric flux through the surface। लो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश, यहां देखो 5 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश किसी क्लोज सरफेस के अंदर है, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे मालूम है यार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना है, कोई बात नहीं, Q 5 इंटू 10 की पावर -6। अब सर एप्सिलॉन, आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब ऐसे सॉल्व कर लेना, आंसर वोल्ट मीटर में आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो, है ना, जरा सी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो आगे चले। अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा, टेंशन नहीं लो, ये तो बिल्कुल मैंने हलवा क्वेश्चन डाल रखे थे ताकि आपको ये लगे कम से कम एक भ्रम हो जाए, क्या आपको फिजिक्स समझ आ रही है, भ्रम हो जाए, हाँ भैया भ्रम ही हो जाए, कम से कम भ्रम ही हो जाए, है भैया, है ना। अगला क्या है साहब, सर अगला क्वेश्चन है, ये तो मतलब क्यों दे रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चन इतने इजी इजी है, दो चार्ज है, कहां रखे भैया, सरफेस के अंदर, ये 2 ये -1, तो आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आंसर, क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q टोटल लेना पड़ता है, +2 -1 10 की पावर -6 बाहर अपॉन 8.85 10 की पावर -12, मत करना है, नहीं करो, कितना लिखोगे, 10 की पावर -6, ये 1 बचा, तो 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही छोड़ दो, गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखो, ये है 3x न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, B की वैल्यू दी हुई है, आप E की वैल्यू दी हुई है 3x न्यूटन पर कूलाम, सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ साइड 1 मीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। क्या भैया, क्वेश्चन क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक स्क्वायर रखा है, x एक्सिस, सर हमने ये बनाई x एक्सिस, और सरफेस कैसे रखा है, परपेंडिकुलर, ऐसे रखा होगा, तभी तो बोल रहे हो परपेंडिकुलर, ऐसे, है ना, x एक्सिस के परपेंडिकुलर सरफेस रखा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में होगा, ठीक है सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है 3x, मतलब x पे डिपेंड कर रही, किस पे डिपेंड कर रही, x पे डिपेंड कर रही, चलो क्या करना है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई क्या होता है, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या होता है भाई फाई, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बस इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो E की वैल्यू कितनी है 3x न्यूटन पर कूलम, और एरिया कितना हो गया, साइड कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, सर एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों हो जाएगा सर 0, सर x एक्सिस, एक बात समझो, ये जब x लिखा है, ये जब x लिखा है, मेरे ख्याल से या तो हल्का सा मिसप्रिंट है, क्योंकि x की वैल्यू देनी चाहिए इन्हें, जो नहीं दी है, और या फिर ये x यहां होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो x एक्सिस में है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी x एक्सिस में है और एरिया वेक्टर भी x एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 0 डिग्री हो गया, और एंगल 0 डिग्री हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 3x वोल्ट मीटर, कितना हो गया भाई 3x वोल्ट मीटर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, चलो आगे देखें, अच्छा पहले साफ तो कर ले, आज थोड़ा सा गला जो है खराब हो रहा है, एक मिनट रुको जरा, मैंने पी लिया पानी, और अब आप अपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा,
आसान क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? एक अनंत लंबी आवेशित तार, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। सर ये क्या बवाल है? पहले मैं इसकी डेरिवेशन करवाता हूं। कहानी क्या है? कहानी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अनंत तार के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? समझो, मान लो ये कोई वायर है, ये कोई वायर है और हमें लगाना है गॉस थ्योरम। ठीक है, ये कोई वायर है तो हमें क्या करना होता है? पहले तो मैंने कहा था ना कि जो ही मिल जाए उसको घेर दो, पहले तो घेर लो, घेर लिया। अब इनफाइनाइटली है सर, इनफाइनाइट है तो हम ऊपर और नीचे तो कवर कर नहीं सकते, इसको करना भी नहीं है, जरूरत नहीं है। ये हमारा बन गया सरफेस, ये सरफेस हो गया। यहां से आर डिस्टेंस पर हमने मान लिया कोई पॉइंट है जिसके चारों तरफ हमने ये कवर किया हुआ। अब इस आर को लेकर बनाओ एक स्मॉल एरिया। अब ये जो देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? मैंने इसको काट नहीं दिया। यहां पे जैसे मान लो मैंने हाथ रख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक हाथ रख दिया और उस हाथ का एक हिस्सा तुम्हें इधर दिख रहा है, अब दूसरा थोड़ी दिखाई देगा। मतलब ये पीछे भी है, समझ रहे हो? ये पीछे भी है। अच्छा, इस पर है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो भाई अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो इधर ही बनाओगे, है ना? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो इधर ही बनाओगे। और अगर एरिया वेक्टर बनाया तुमने तो वो भी इधर ही आएगा। अगर एरिया वेक्टर बनाया तो वो भी इधर ही आएगा। और छोटा सा हिस्सा है, छोटू सा हिस्सा है, तो अगर ये छोटू सा पार्ट है तो छोटू सा एरिया, डीए वेक्टर। और फिर अभी जो मैंने कहा था वही करेंगे। क्या सर? स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? स्मॉल एरिया ले रहे हो, डी फाई ले ले, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सर जी इसको जो है खोल दो, है ना, बंद दरवाजे खोल दो, खोल दो। एंगल कितना है भैया? जहां ई वहां डी है तो एंगल 0 है ना। अरे ई वेक्टर और डी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल और सेम डायरेक्शन में है तो 0 हो गया। और ये क्या हो गया? ईडीए, है ना। सर छोटी बात हो गई, बड़ी बात करें। बड़ी बात क्या? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे निकाले? दोनों तरफ क्लोज इंटीग्रल कर दो, क्लोज इंटीग्रल कर दो। ई को दरवाजे के बाहर कर दो, डीए को अंदर डाल दो। सर डीए का इंटीग्रेशन, पहले ये तो देखो डीए किसका हिस्सा है? डीए किसका हिस्सा है? ये क्या बना है? सिलेंडर, हिंदी में बेलन। हाँ, जैसे रोटी वाला होता है ना, काट दो दोनों हिस्से वैसा। ठीक है, बेलन। अब क्या कर रहे? क्या कर रहे? कर क्या रहे हो भैया? सरफेस आप इसमें ऊपर और नीचे कवर कर ही नहीं रहे। आप कवर कर रहे हो बीच वाला हिस्सा, जैसे ग्लास ऊपर और नीचे ढक्कन हटा दो तो बीच वाला हिस्सा, तो बचा क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एक मिनट तो आप जो है क्या कर रहे हो? आप इसका ले रहे हो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। जब आप इसका कर्व सरफेस एरिया ले रहे हो तो एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर। अच्छा, इसकी लेंथ मान लो, वैसे तो मालूम नहीं, लेकिन अगर हमने इसकी लेंथ एल मान ली तो ये हो गया 2 पाई आर एल, है ना। और ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब बाबूजी याद करो, याद करो गॉस की बात। क्या कहा था गॉस ने? गॉस ने कहा कि अगर तुमने किसी चार्ज को घेर लिया, फिर मारना नहीं है, अगर तुमने किसी चार्ज को घेर लिया तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है भैया, गॉस बाबा की बात याद रखना। और ये क्या हो गया? 2 पाई आर एल, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन गया? बन गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल। ठीक है, अब ये जो Q अपॉन एल है, ये जो Q अपॉन एल है वो क्या है सर? सर इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं भैया? लेमडा, है ना। लेमडा हर समय तरंग दैर्घ्य नहीं होती, कभी कभी कुछ और नाम भी होते हैं इनके। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक बेटा, है ना। वैसे तो मैं इसको बोलता हूं आटा दाल का भाव, अब किसी दिन फिर देखेंगे इस बारे में।
अभी यहां देखो Q अपॉन एल क्या हो गया, Q अपॉन एल हो गया हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन एल की जगह पे लिख दिया लैम्डा, तो ये बन गया लैम्डा अपॉन आर। पर सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम, इसकी तो नहीं मालूम ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर दो इसमें कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। बस यही तो है फॉर्मूला, है ना। क्या हो गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। और इसी को और क्या लिख सकते हो, अगर इस पूरे को k मान लो तो 2k लैम्डा अपॉन आर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डेरिवेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड कर रहा, तुम्हें क्या लगता है आर पे क्या पावर है, कोई पावर है नहीं है ना, और नीचे है ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, ऐसे। कैसे डिपेंड करेगा, ऐसे, ऐसे डिपेंड करेगा, ऐसे, बड़े आराम से बड़े प्यार से, ठीक है बेटा। तो ये हो गई पूरी डेरिवेशन, ये हो गया क्वेश्चन। अब इससे बाहर जाना नहीं कुछ, है ना। अगर तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आर कैप, आर वेक्टर, ठीक है। पर वो तुमसे पूछेगा नहीं, यही पूछा जाता है, इतना ही प्रिपेयर करना है इसमें लेकर। अब इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टेंशन नहीं लोगे, है ना, लेना भी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। चलो आगे देखिए। देखो बस बातें करने का ना समय ना है, नहीं तो बातें खूब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बातों का पिटारा कम ना है। पर अभी तो कहानी यहां है। हाँ भाई, अब सवाल है आवेशित खोखले गोलाकार चालक, है ना, इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, और उसके अंदर हमसे पूछी है क्या, क्या पूछ रहा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर क्या होता है वो बता दूं पहले, वैसे तो आंसर इसका 0 होगा, लेकिन समझ लो कैसे होता है, क्या होता है, समझना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं चार्ज्ड स्फीयर की। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बेटा एक एक बात समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर देख रहे हैं, ठीक है, एक खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब समझो ध्यान से, ध्यान से समझो, गॉस भाई साहब को याद करके कर लो सवाल हल, है ना। इस चैप्टर में ना गॉस का नाम लेके सवाल करना। देखो गोला से नहीं बना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। समझो, मान लो यार रेडियस का कोई स्फीयर है, गोला है, सर्कल नहीं, ठीक है, और इसके बाहर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करोगे, गॉस को याद करो, क्या कहा था पहले, तो जिस चार्ज की बात हो रही, अब चार्ज जो है वो, चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर है, उसको सर घेरे कैसे, सर वैसे ही जैसा घेर दो, घेर दिया, कवर कर दिया, कवर करने के बाद ये बन गया एक नया स्फीयर। इसको कहा जाता है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसे कहते हैं, पिछले वाले को कहते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना, यानी खोखला, वो गोलीय गॉसियन पृष्ठ, हिंदी में कहते हैं गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ये हमने खींच दिया, ये हमने खींच दिया, खींच दिया भाई। फिर क्या करना होता है, फिर लेते हैं सर इस पे छोटा सा हिस्सा, फिर वही हाथ रख दिया हमने ऐसे, इधर गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पार्ट ये बन गया, इसका एरिया वेक्टर भी यही हो जाएगा। और जब एरिया वेक्टर यही हो गया तो मैं डायरेक्ट बात कर लूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, खोल दो सर, ई डी ए कॉज 0, अरे जैसे अभी किया था, ई बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, डी ए, डीए, डीए किसका पार्ट है सर, उसका। एक काम करो, हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी रेडियस को ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर, ज्यादा आसान हो जाएगा करना। तो सर जिसकी रेडियस आर है उसका हिस्सा है डीए, तो हम एरिया भी उसका ही लेंगे, समझे भाई, जो जिससे काटा है उसी की बात करोगे ना, है, जो जिसका रिश्तेदार है उसी की बात करोगे ना, या किसी और को उठा के रख दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता, समझो। तो वही है, ये क्या करना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
और गॉस भाई साहब क्या बोल के गए कि हमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लो, है ना, तो रख दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4πr², तो फील्ड कितनी हो गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। क्या हो गई भाई क्यू बाय r²। चलो ये तो एक बात हो गई, और हाँ नोट करते जाया करो बेटा, ये हो गई एक बात। सर अगर बात सरफेस की हो, ये कहां है, ये पहली बात वो है जब r की वैल्यू a से ज्यादा है, यानी हम बाहर डिस्कस कर रहे हैं, अगर पॉइंट बाहर है तो। लेकिन अगर पॉइंट सरफेस पर हुआ, अगर पॉइंट सरफेस पर हुआ, पृष्ठ पर, मान लो कि यही इसकी रेडियस और यही हम पॉइंट ले लें, सरफेस पर हो गया, तो क्या करना है, यही जो फॉर्मूला है ना बेटा, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला निकाला जा सकता है, जरा वो और देख लो बेटा, क्योंकि वरना दिक्कत कर देगा। Q इक्वल टू होता है जो है वैसे तो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पहले वही ले लेते हैं। सरफेस की बात कर रहे हो ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब थोड़ी बहुत हिंदी वालों को मैनेज करना पड़ेगा, पर इतना टेंशन नहीं है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम और जाएगा, और क्या, ठीक है, तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तो Q इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ए, ठीक है बेटा, Q इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ए। तो मैं तुम्हें ये बताऊं, एक काम करता हूं, ये मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में, इसमें मैं तुम्हें जो है पहले इसी को समझा देता हूं। देखो समझो पहले, तो यहां देखो, ये जो है E का क्या हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q लिख लिया हमने सिग्मा इंटू ए, एरिया है। इस बार ये जो एरिया है वो उसका लेना है जिसके पास चार्ज है, और चार्ज किसके पास है, जिसकी रेडियस ए है, ठीक है ना, चार्ज उसके पास है जिसकी रेडियस ए है, तो उसका एरिया, और नीचे क्या हो गया हमारा r²। अब भैया 4π टूट गई, तोड़ दिया हमने 4π, 4π तोड़ने के बाद ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² अपॉन r²। ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, समझ रहे हो। तो ये दोनों याद रखने हैं, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, हालांकि डिस्टेंस का वेरिएशन दोनों में सेम ही है, पर ध्यान दोनों रखने, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हो गया, हो गया। चलो इसी में दो बातें और देखो जो सबसे जरूरी है ना। देखो मैंने एक एक टॉपिक लिया है, उस पे क्वेश्चन लिया है, ताकि कुछ रह ना जाए, है ना, बचेगा कुछ नहीं, समझा हम आपको सब देंगे, पर एक शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करना, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, अगर ये सरफेस पर हो, मतलब ये स्फीयर, ये इसकी रेडियस और वही उसका सरफेस, तो ये हो गया पॉइंट, है ना। अगर पॉइंट सरफेस पर है, उसी सरफेस पर जिसके बाहर चार्ज है, अगर उसी पर है, तो अभी जो फॉर्मूला निकाला था तुमने, दो फॉर्मूले निकाले, क्या 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², ये तो पॉइंट चार्ज जैसा हो गया, तो r की जगह a रख दो, क्या रख दो r की जगह पे a, तो ये हो गया Q अपॉन a²। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। दूसरा तुमने अभी पढ़ा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² बाय r², r की जगह a रख दो तो क्या बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड हो गई सिग्मा बाय, और भाई r की जगह a रख दोगे तो a² से a² कट गया, तो ये बच गया, ठीक है। अब तीसरी बात, जब आप गए अंदर, कहां गए भैया अंदर, आप अंदर घुस गए, चार्ज है बाहर, है चार्ज है बाहर, जब चार्ज बाहर है तो तुम अंदर कर क्या रहे हैं, तुम कह रहे नहीं सर यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज बाहर है तो तुम अंदर क्या कर रहे हैं, जब अंदर कुछ है ही नहीं, जब अंदर कुछ है ही नहीं, बाहर चार्ज है तो फील्ड भी तो बाहर ही होगी, तो भैया अंदर फील्ड क्या हो जाती है जीरो, क्योंकि अंदर क्या है चार्ज जीरो, अंदर चार्ज नहीं इसीलिए अंदर फील्ड नहीं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एक ग्राफ में समझ लो, क्योंकि ये ग्राफिकली भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपने क्या देखा, आपने तीन बातें देखी, पहला अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर फील्ड जीरो है, वहां लेना ही नहीं है। बाहर बात कर ले तो वहां कांस्टेंट है, कितनी फील्ड है, कांस्टेंट फील्ड है वहां पे, और उसके बाहर मतलब अंदर जीरो है, ये अंदर जीरो है, सरफेस पर जो अभी देखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हो गई, मतलब वेरिएशन नहीं है कोई। तीसरा बाहर देख रहे हो तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बाहर ये ग्राफ डिक्रीज होता चला जाएगा,
बाहर ये ग्राफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता चला जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना इस टॉपिक में, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना इस टॉपिक में, इतना कर लो काम खत्म। और इसका आंसर तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो और चले, स्क्रीनशॉट नहीं लो तो नोट करते जाओ, है ना, पॉज करो और नोट करो। अच्छा ये भी साफ कर दें वरना अगली स्लाइड में दिखाई देगा। अब हमारे सामने अगला सवाल, अनंत चादर इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ज्यादा नहीं ध्यान देना। अनंत चादर, अनंत समतल चादर, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, उसके वजह से हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे? मान लो कि ये अनंत चादर है। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा? पहले तो तुम ना ये वर्ड मतलब समझो, क्या होता है इनफाइनाइट? क्या समझते हो इनफाइनाइट को? वो जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, नहीं। इनफाइनाइट हमेशा कंपैरेटिवली देखा जाता है ना। इनफाइनाइट को हमेशा किसी की तुलना में देखा जाता है, और जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तब सोचते हैं कि भाई उसके हिसाब से वो अनंत पर है या नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनंत चादर की। अनंत चादर का मतलब अनंत नहीं है, चादर है, लेकिन जहां हम पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है, तो हम बोल देते हैं अनंत चादर कि भैया बहुत चार्ज फैला हुआ है, ढेर सारा, है ना वो। तो अब पहली बात, ये कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो इसके इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा, दोनों तरफ चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा। अब आप तो एक ही तरफ से देख सकते हो क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हो, है ना बेटा, यहां पे भी चार्ज है और यहां पे भी चार्ज है। अब इसको करने के लिए एनसीईआरटी कहती है क्यूबॉइड बनाओ, कि सर क्यूबॉइड बनाओ। अब क्यूबॉइड बड़ा सा डायग्राम है जिसका कोई मतलब भी नहीं है, मैं कहता हूं क्यूबॉइड मत बनाओ। आप ना एक काम करो, एक छोटा सा स्पेस ले लो इसमें और उस स्पेस को लेकर एक सिलेंडर बना दो। अब ये सिलेंडर नहीं है बेटा, ये केवल एक लाइन बनाई गई है जो हमें पॉइंट डिस्कस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। हमने मान लिया एक पॉइंट यहां पे है और इस सरफेस को मैं देख रहा हूं प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर हो गया। अच्छा एरिया वेक्टर किसका देख रहे हैं सर? हम इस अकेले पॉइंट का नहीं देख रहे, हम एरिया वेक्टर देख रहे हैं पूरी शीट का, पूरी शीट का एरिया वेक्टर देख रहे हैं, वो इधर है। और ऐसे ही अगर मैं इस तरफ डिस्कस करूं, मान लो दूसरा पॉइंट यहां पे, दूसरा पॉइंट यहां पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं शीट की बात कर रहा हूं, तो जितना एरिया यहां है उतना ही एरिया यहां है। एरिया वेक्टर तो बदल नहीं सकते आप, डायरेक्शन बदल सकती है पर वैल्यू नहीं बदल सकते। दूसरी बात, गॉस थ्योरम कब लगाओगे? गॉस थ्योरम तुम तब तक नहीं लगा सकते जब तक तुम इसे कवर नहीं करते, और कवर करने का मतलब तुम्हें इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। जब तक तुम दोनों तरफ का टोटल फ्लक्स नहीं निकालोगे गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते बेटा, ध्यान रखना। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें φ1, जिसको मैं E1 वेक्टर डॉट ए वेक्टर cos 0 लिख रहा हूं, सीधा लिख देता हूं E1a, दूसरा क्या हो गया E2a, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर? ए कॉमन ले सकते, अब लगा लो गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 इंटू ए। अब देखो एक बात समझो, जब चार्ज सेम है तो फील्ड सेम होगी, और अगर फील्ड सेम है, अगर फील्ड सेम है तो E मान लो, जरूरी क्या है? तो E प्लस E क्या हो गया? 2E इंटू ए, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 2EA। तो फील्ड कितनी हो गई? कितनी हो गई? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और ये जो Q अपॉन ए है, थोड़ी देर पहले तो बताया था सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा हो गया, यानी फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक शीट की वजह से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या इस फॉर्मूले में कहीं डिस्टेंस आई? अगर इस फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आई, सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि भैया किस पर डिपेंड करता है? चादर से दूरी पर। जब डिस्टेंस है ही नहीं फॉर्मूले में तो डिपेंड ही नहीं करता डिस्टेंस पर, मतलब क्रॉस, खत्म बात। अब जीरो होता है हर जगह, जीरो होता तो आता, इनफाइनाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है,
इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी पर डिपेंड नहीं करता, दूरी पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो आगे चले। एक सेकंड देख लें जरा कितनी शीट बची है आपकी। वैसे तो ज्यादा हिसाब होगा नहीं। अच्छा वो पेज मैंने वैसे ही बता दिया आपको। तो ये क्या है, बस एक क्वेश्चन और हो गई, कहानी खत्म। चलो 2 क्वेश्चंस और बचे हैं आपके, कहानी खत्म। मजा आ गया भाई, मजा तो आना ही चाहिए ना, सिंपल सी कहानी है। सवाल क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 600 न्यूटन पर कूलाम। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी गलती, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 600 न्यूटन पर कूलाम, ये वैल्यू दी है, ठीक भैया। द सरफेस इज रोटेटेड फ्रॉम 0 to 60 डिग्री। सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री पे रखा था, वहां से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब यहां थी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस भी यहीं रखा होगा मान लो पहले, लेकिन अब सरफेस को घुमाया और घुमा के हमने ले गए 60 डिग्री पर, हम इसे ले गए 60 डिग्री पर। अब जब हम इसे 60 डिग्री पर ले गए, मतलब अब हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बना, ध्यान समझना। फिर वही बात, सरफेस 60 डिग्री गया है लेकिन एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल कितना होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, नहीं सर 30 डिग्री होगा ना, गलत बोल रहे हो सर। सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो भाई, मैं इसलिए गलत बोल रहा हूं बेटा, समझना ध्यान से, समझो समझो, बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात है। क्या बारीक बात है, ये बात है सर पहले ये रखा था यहां 0 डिग्री पर, अगर मैं 0 डिग्री ले रहा था तो अगर मैं एरिया वेक्टर इसका लेता तो मैं यहां लेता, और अब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी, अब मैंने इसको घुमाया, कहां घुमाया 60 डिग्री, जब मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया होगा तो ये सरफेस रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यही है, तो मैं एरिया वेक्टर अगर बनाऊंगा तो यहां से 90 लूंगा ना, यहां से 90 लूंगा, 90 ये बेटा और 60 ये बेटा, टोटल एंगल कितना हो गया 150 डिग्री, ठीक है, टोटल एंगल हो गया 150 डिग्री। बस अब यार अपन यही गलती कर देते, यही गलती हो जाती तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता, ई ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू 600, एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर है ना, ये हो गया, और एंगल हो गया cos 150। सर cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, cos 150 आता है ना, नहीं आता, -√3/2 होगी ना। cos 120 क्या होता है, देखो cos 150 यानी cos 90 + 60, cos 90 + 60, cos 90 + थीटा करोगे तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, और माइनस sin 60 कितना होगा, -√3/2, ठीक है। थोड़ी सी दिमाग तो लगा ही सकते हो, इतनी तो मैथ आती होगी, तो कितना हो गया 1.5 इंटू -√3/2, 2 से डिवाइड कर दो 3 हो गया, 15 × 45, यानी ये 4.5, नहीं सर एक जीरो कम कर दो तो ये 45 हो गया, 45√3 माइनस का, और यूनिट न्यूटन पर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ठीक बेटा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली कहानी क्या है, 400 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, 0.5 मीटर की डिस्टेंस का स्क्वायर, और नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है? अब ये भी मैं बताऊं, कर लेना यार, एक क्वेश्चन कर ही सकते हो, बहुत आसान है, ये होमवर्क मान लो, सिंपल क्वेश्चन है। 400 ई की वैल्यू दी है, स्क्वायर की बात कर रहा, साइड दी है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, और थीटा तुम्हें एग्जैक्ट 30 रखना है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्यों, क्योंकि वो एंगल तुम्हें परपेंडिकुलर से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास, और यहाँ पे हो गई हमारा खत्म। भैया बधाई हो, आपने पूरी वीडियो देखी तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमने एक लेक्चर में इस पूरे को समझ लिया, एक लेक्चर में पूरा गॉस थ्योरम कवर हो गया। इससे बाहर ना क्वेश्चन जाएगा और ना कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब यहां से आप चाहे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, डेरिवेशन आ जाए तो आप कर लोगे, कुछ भी नहीं बचा,
ठीक साहब। तो अगली वीडियो में इसके बाद हम जो है पोटेंशियल यानी विभव की वीडियो लेकर आएंगे। चैप्टर वैसे तो वो भी छोटा सा चैप्टर है, तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, है ना। और ये वीडियो आप देखते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, आगे जो है सीखते रहो, है ना। नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, रिवीजन जितनी बार कर सको उतनी बार करो, समय कम है, भयंकर तरीके से बार बार रिवीजन करते रहो, ठीक है भैया। तो मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय।